नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एंडी क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं नैन्सी दलवानी और आज हम सीखेंगे बीकॉम ऑनर्स का सेमेस्टर 6 का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का यूनिट 1 का एक टॉपिक जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, उसका मीनिंग, उसके फंक्शंस हमने सब देख लिया है। आगे अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है वो देखते हैं। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ ए इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस, पैसे प्रोवाइड करेगा किसके लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑन अ नॉन कमर्शियल बेसिस। यानी कमर्शियल बेसिस यानी हम अपना प्रॉफिट जोड़ के देते हैं। नॉन कमर्शियल बेसिस पे क्या हुआ, मतलब ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए हो रहा है, तो इसमें लोग अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपना खर्चा पानी देख रहे हैं कि भाई इतना कोई मेहनत कर रहा है, उस पर उसको लेबर का देंगे, उसका जो मटेरियल लगा उसका देंगे उसको सब, पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह नहीं देंगे या लेंगे हम लोग। ओके, देन विच मे और मे नॉट मीट कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड। ये हो भी सकता है कई बार प्रॉफिट पर्पस के लिए कुछ चीज़ें, और हो भी सकता है ना भी हो प्रॉफिट पर्पस के लिए, यानी कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड्स। यानी कई बार जो स्टैंडर्ड होता है ना कि इतना 10% 20% तो अपन को लेना है, हो सकता है कई बार वो उतना मीट करे कि हाँ 10% हमने अपना लिया है, या हो सकता है कई बार वो उतना भी नहीं ले। जैसे कि गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल में, रेलवेज़ में, तो वो अपना प्रॉफिट मोस्टली नहीं देखते हैं। पर अगर वही वो कॉन्ट्रैक्ट्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देते हैं तो उनमें उनका थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ मार्जिन होता है कई बार इंक्लूडेड। आगे लेट्स सी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन facilitate international capital flows by being an intermediary space between public help and private investment। यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को भी सपोर्ट करते हैं। कैसे, वो इंटरमीडिएटरी की तरह परफॉर्म करते हैं, यानी एक मिडलमैन की तरह परफॉर्म करते हैं। किसके बीच में, एक जो पब्लिक हेल्पर है और एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उनके बीच में एक वो मीडिएटर बन जाते हैं। तो इस तरह वो इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को भी आने देते हैं अपने इंडिया में। DFIs plays a very crucial role in the development as they provide funds to the private sector। वो काफ़ी crucial role प्ले करते हैं अपने डेवलपमेंट सेक्टर में, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी फंड देते हैं। यानी कई जो प्राइवेट सेक्टर्स, बैंक्स है या कंपनीज़ हैं या कई सारे नए नए वेंचर्स हैं, यानी कोई नए स्टार्टअप्स हैं, तो उनमें भी वो अपना फाइनेंस लगाते हैं फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस हेल्प्स द प्राइवेट कंपनीज टू मेक इन्वेस्टमेंट। सो ये लोग क्या करते हैं, कई बार अनइन्वेस्ट भी करते हैं कई जगहों से, ताकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो आ पाए रोल में, इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा अपना प्रॉफिट भी कमा पाए, और इस तरह कैपिटल फ्लो भी जारी रहे और वो भी काफ़ी डेवलप हो पाए। देन लेट्स सी क्या है DFI। DFI एक इंस्टीट्यूशन है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग रिस्क कैपिटल टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ये एक रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता है। कई बार अगर हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड्स, तो वी डोंट नो अपन को अपना पैसा वापस मिलेगा भी, या उस पर रिटर्न तो दूर की बात है, पैसा वापस अपना निकल भी पाएगा या नहीं। तो ये जो कैपिटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम सीड कैपिटल भी बोलते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, मतलब अगर कोई कंपनी अभी अभी आई है मार्केट में और उसको कैपिटल की फ़ंड है, तो जो चलाने के लिए, उसके वर्किंग के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है उसको हम सीड कैपिटल भी बोलते हैं। तो सीड कैपिटल कई बार वो प्रोवाइड करती है, कई बार वर्किंग कैपिटल हमको प्रोवाइड करती है। एंड अगर फिर वो कंपनी वेल डू परफॉर्म नहीं कर पाए
तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सो ये क्या प्रोवाइड करती है? रिस्क कैपिटल। ये कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको अपने आंसर्स में मेंशन करने ही होते हैं। जैसे फर्स्ट हमने ये जो इंट्रोडक्शन देखा है, इसमें आप क्या याद रख सकते हो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है नॉन कमर्शियल बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या एक रखना है? इंटरमीडिएरी है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज में। देन क्रूशल रोल प्ले करती है अन इन्वेस्टमेंट करके। देन इसमें आपने सबसे पहले क्या देखा? रिस्क कैपिटल। अभी सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसका। द ओनर ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ अ गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ओनर कौन होता है DFI का? ऐसा नहीं है एक ही DFI है और उसका ओनर ये है, बहुत सारी डिफरेंट DFIs बन सकती है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पर उनके ओनर्स जनरली कौन होते हैं? या तो गवर्नमेंट या तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यही तो है जो डेवलपमेंट के पीछे पड़े हैं। बाकी सब तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर आएगा या हम भी कुछ चालू करेंगे तो वी विल थिंक अबाउट अ प्रॉफिट ना। सो ये जो है ये सोचती है डेवलपमेंट्स के बारे में। तो ऑब्वियसली इनका ओनर कौन होता है? यही दो, या तो डेवलपमेंट या तो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो चैरिटी करने में बिलीव करता है। DFIs आर ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये एक डेवलपमेंट बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी की तरह भी जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इजी है याद रखने को, ये ओनर वाला भी इजी है। नेक्स्ट, DFI आर ऑफन एस्टेब्लिश्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सेम टू सेम है पॉइंट यहाँ तक तो। टू फाइनेंस प्रोजेक्ट दैट वुड अदरवाइज नॉट बी एबल टू गेट फाइनेंस फ्रॉम कमर्शियल लेंडर्स, यानी ये उन प्रोजेक्ट्स को मेनली फाइनेंस कर पाता है जिनको कमर्शियल लेंडर्स नहीं पैसा दे रहे हैं। कमर्शियल लेंडर्स किसको पैसा नहीं देंगे? जहाँ उनको दिखेगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है या सामने वाली पार्टी भाई अच्छे से नहीं चलेगी या इसमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ वो क्या करेंगे? वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी जगहों पे कौन इन्वेस्ट करेगा? DFIs, जो किसकी ओन्ड है? गवर्नमेंट या तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, ये लोकल हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है DFI का, उस पर बेस करेगा कि वो लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है। लास्ट पॉइंट, they are often structured as company that provides loan for projects that a government or non-profit wants to encourage for non-commercial reasons। ये मोस्टली उस बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उन कंपनीज़ के लिए होते हैं जहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है या जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये चीज़ को प्रोत्साहित करना है, तो वो उस चीज़ों को एनकरेज करने के लिए उन टर्म्स पे उन्हीं डायरेक्शन में फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ब्लाइंड लोगों के लिए, तो वो क्या करेंगे? ऐसी जगहों पे या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसी स्कीम्स जो लॉन्च होती है जो ब्लाइंड पीपल के लिए हेल्पफुल होगी, सपोर्टिव होगी, वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे वो स्ट्रक्चर्ड रहती है। सो ये देखा हमने इंट्रोडक्शन और ये हमने देखा क्या होती है DFI। अब हम देखेंगे DFI के ऑब्जेक्टिव्स। अब DFI का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 6 पॉइंट्स मैंने आपके लिए मिनिमाइज़ कर दिए हैं और इसका मेन कीवर्ड आप याद रखोगे तो आप इजीली एग्ज़ाम में इसमें से 4-5 पॉइंट अच्छे से याद कर पाओगे। सपोर्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की। कैसे सपोर्ट करेगी? बाय फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे फाइनेंस करेगी, यानी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होगा कंट्री का, उतनी ही कंट्री डेवलप बनेगी, तो उस पर ये हेल्प करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आप समझ रहे हैं ना कि जैसे ये फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, नई नई ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं, ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी फाइनेंस लॉन्ग टर्म का होगा, ऐसा नहीं 3 महीने 6 महीने 1 साल में अंदर आपको वापस दे देना है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करेगी 10 साल 12 साल।
और फिर टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है कई वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। कई इंडस्ट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस यानी टेक्निकली सपोर्ट करती है, उनको सिखाती है कि कौन सी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से या जो चीज़ में वो वर्क कर रहे हैं वो कैसे वर्क करती है। अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, मतलब आपको आगे जाके कंप्यूटर पे वर्क करना है पर आपको आता नहीं है, तो वो जो आपको सिखाएगा उस पर, अगर आपने कोई फॉर्म ज्वाइन की फिर वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको ये ऐसे करना है, ये ऐसे चलाना है। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ टेक्निकल असिस्टेंस, यानी आपको वो सिखाया जा रहा है टेक्निकली कि ये ऐसे करना है या वैसे करना है। देन हेल्प टू इम्प्रूव लोन फंड टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इम्प्रूव करती है लोन फंड्स को किसकी साइड पे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की साइड पे। कैसे? प्रोवाइड करती है क्रेडिट एनहेंसमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, यानी क्रेडिट पे हमको पैसा मिल पाए, यानी कोई सिक्योरिटी मोस्टली समझो नहीं देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। दे डोंट गिव सिक्योरिटी या मॉर्गेज पे कुछ नहीं रखा जाता है, तो क्रेडिट भी एनहेंस करेंगे हम। क्रेडिट कैसे एनहेंस करेंगे हम अपना? बाय इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज हेल्प टू इम्प्रूव लोन flows towards infrastructure projects by providing credit enhancement for infrastructure and housing projects. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म क्रेडिट एनहेंसमेंट। क्रेडिट एनहेंसमेंट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको ये पॉइंट ईजिली समझ आ जाएगा। सो व्हाट इज़ क्रेडिट एनहेंसमेंट? क्रेडिट एनहेंसमेंट में क्या होता है, स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, यानी DFI स्ट्रेटजीज़ बनाएगी जिससे क्रेडिट रिस्क जो है उस प्रोजेक्ट पे या उन बिजनेसेस पे, उसको क्या करेंगे वो लोग? स्ट्रक्चर्ड करेंगे। पूरी स्ट्रेटजीज़ बना के जो क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल है उनकी, उसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे और मिनिमाइज़ करने की ट्राई करेंगे जो भी हमारा रिस्क होगा वो। सो ऐसे क्रेडिट एनहेंस होता है। तो ये एनहेंस करेंगी क्रेडिट को, और किस किस के लिए करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कई सारे आपने देखे होंगे कि ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, उनमें छोटे छोटे मकान बना देते हैं गवर्नमेंट्स और फिर उसको दे देते हैं लोगों को जो उसमें अलाउ हो जाते हैं, बाद में गरीब लोगों को वो लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं। सो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यानी फ्लाईओवर्स बनाना एंड और सारी चीज़ें डेवलपमेंट में करना, रोड्स बनाना, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। नेक्स्ट लेट्स सी ऑफर अ गारंटी टू बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन एज वेल एज सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी। यानी ये बैंक्स को गारंटी प्रोवाइड करती हैं किसके बिहाफ पे? कॉरपोरेशन या सब्सक्रिप्शन जो की है शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे और अदर सिक्योरिटीज़ पे, उनको गारंटी बैंक को प्रोवाइड करती हैं ताकि बैंक के लॉसेस ना हो। देन दे ऑफर टेक्निकल। Then, individual deposits are not accepted by DFIs. Instead, they borrow from government, insurance company, pension funds and sovereign wealth funds. सो इंडिविजुअल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बोरो करते हैं फंड्स किसके पास से? गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, इन सब के पास से ह्यूज अमाउंट में फंड्स बोरो करते हैं और वो अमाउंट वो लोग लेंड करते हैं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ये सारे प्रोजेक्ट्स पे। देन लास्ट, दे ऑल्सो ऑफर टेक्निकल हेल्प सच एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज़ एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। वो टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स बना के सेंड करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडीज़ करेंगे कि कितना फीजिबल है प्रोजेक्ट, हमारे रिटर्न्स कैसे आएंगे इसमें से, फ्लेक्सिबल कितना है। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, यानी हमको गाइड करेंगे पूरा कि इसमें ऐसा करना चाहिए या यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सब हमको अच्छे से, कि ये अगर आपको ह्यूज सम ऑफ अमाउंट दिया जा रहा है तो आपको कैसे उसको किस पार्ट्स में अच्छे से लगाना चाहिए, सब आपको गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं। देन लेट्स सी नीड क्या आई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। सबसे पहले तो ह्यूज फंड की नीड होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में।
तो ये कमर्शियल बैंक अकेले तो नहीं कर सकते। अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाना है, समझो एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करनी है बहुत लंबी, समझो 10 किलोमीटर की, तो वो कैसे अकेले फाइनेंस करेगी बैंक? अगर बैंक को पता है कि इसमें से आगे रिटर्न नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या इतना लंबा ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो बैंक अकेले इतना टाइम अपना पैसा ब्लॉक कैसे रख पाएगी? दैट्स वाई कमर्शियल बैंक्स अकेले ये नहीं कर सकती थी, इसीलिए DFI की ज़रूरत आई। फिर देयर इज़ लार्ज फाइनेंशियल गैप फॉर सेक्टर्स लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग एंड MSME। MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो फाइनेंशियल गैप काफ़ी होता है ये सारे सेक्टर्स में। जैसे कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर अलग हो गया, और एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती है उनका जो फाइनेंस का सिस्टम रहेगा वो अलग रहेगा। यानी अगर आप हाउसिंग बना रहे हो तो उसमें पैसा डिफरेंट लगेगा, और अगर आप ये स्मॉल या माइक्रो या मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा लेंड कर रहे हो तो वो डिफरेंट लगेगा। दीज रिक्वायर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन। तो इसमें हमको एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन चाहिए था कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फेस डिफ़िकल्टीज इन असेसिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बाद में जाके डिफ़िकल्टीज़ फेस की जाती थी एज लॉन्ग टर्म डेट है, यानी इतना लंबा टाइम आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। उसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट लॉस में चला जाता है, यानी एक्सपेंसेस भारी भरकम चलते रहें और काम अपना उतना हो नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू देयर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एंड रिस्क। ये क्यों है? इसका ये लॉन्ग जो पीरियड है, इतना लंबा उसका चलने का जो पीरियड है उसको लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और ये जो रिस्क लग जाता है लॉन्ग पीरियड की वजह से, जो मैंने अभी आपको बताया वो। फिर सेटिंग अप DFIs हेल्प चैनलाइजिंग फंड फॉर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। यानी DFIs हेल्प करती है चैनलाइज करने में फंड्स को, यानी फंड्स को वो बेटरली आपको गाइड करेंगे कि आपको यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए या यहाँ करना चाहिए, फाइनेंस को अपने सिक्योर या इन्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। और जो अपने यानी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ जो हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, उसमें कुछ प्रायोरिटीज़ वाले होंगे, या हमारा जो मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा उस पर। DFIs can provide flexible funding options by taking large risk initially। वो एक फ्लेक्सिबल फंडिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लंबा रिस्क लेते हैं वो, इसीलिए तो लॉन्ग टर्म रिस्क ले रहे हैं वो। इट हेल्प्स क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर सच प्रोजेक्ट्स। वो हेल्प करता है क्राउड को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये सारे प्रोजेक्ट्स के। दिस इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैपिटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये इंश्योर करता है एक एडिक्वेट कैपिटल की अवेलेबिलिटी, यानी हमें कैपिटल की जो ज़रूरत है वो ये हमको अवेलेबल करवाता है। दिस हेल्प्स बूस्ट द कंट्रीज़ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंपेटिवनेस। ये बूस्ट करता है कंपनी की लॉन्ग टर्म कंपेटिवनेस को। ओके, अब लिस्ट ऑफ DFIs। सो डेवलपमेंट बैंक्स इंडिया में 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यानी जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए वर्क करती हैं, जिसमें आती है IFCI, IDBI एंड SIDBI। फिर आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आता है नाबार्ड। फिर आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आता है EXIM बैंक। और फिर आता है हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं हम NHB। सो अब हम इन सब का मीनिंग और ये सारे जो टाइप्स हैं इन सब का मीनिंग और इनके फंक्शंस देखेंगे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बोलेंगे आपको DFI को एक्सप्लेन करो और फिर इनमें से कोई भी 4 आप एक्सप्लेन करो। तो मैं ये स्ट्रेटेजी यूज़ करती थी कि मैं 4 अगर हमको एक्सप्लेन करने हैं, ये इनमें से ये 6 हैं टोटल, राइट? तो ये 6 में से अगर हमको 4 एक्सप्लेन करने हैं ना, तो आई यूज़ टू डू
ये 3 को मैं एक्सप्लेन करती ही करती थी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स का पार्ट हैं तीनों, तो इनके जो फंक्शंस हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं। तो हम वो सिमिलर फंक्शंस को याद रख लेंगे ना, तो अपने मार्क्स वहाँ सिक्योर हो जाते हैं। ये स्ट्रेटजीज अपन को यूज़ करनी होती है व्हेन वी वांट टू गेट गुड मार्क्स। ये कर लो, उसके बाद इन तीनों में से जो आपको ईजी लगे वो एक कर लो। तो ऐसे आप ये 4 को याद रख सकते हो। और मीनिंग में आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन का 1-2 पॉइंट, व्हाट इज़ DFI में 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये लोकल नेशनल में है, इसको ये और ये कहा जाता है, गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ओन्ड होती है। ऑब्जेक्टिव्स आपको एटलीस्ट 4-5 मेंशन कर देने हैं। फिर नीड आप लिख सकते हो 3-4 पॉइंट्स का। उसके बाद आपको मेन यही इसमें एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए आप ये सब जो है वो मैक्सिमम आगे का और पीछे का, यानी पूरा 1 पेज आगे पीछे आप कर सकते हो। उसके बाद आपको मेन यही एक्सप्लेन करना होता है इसमें। इसलिए इसमें बाकी की जो चीज़ थी हिस्ट्री एंड ऑल वो मैंने नहीं कवर किया, बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। ओके, सो इफ़ यू वांट गेट गुड मार्क्स यू नीड टू रियली कंपेयर कि आपको पढ़ना क्या है। कई बार हम सब पढ़ने जाते हैं और हमको याद काफ़ी कुछ नहीं रहता है जो एग्ज़ाम में आने वाला होता है। सो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमको मेनली वही उस पर ही फोकस करना चाहिए जिसमें हमारे मार्क्स प्योरली सिक्योर हो जाएंगे। सो ये वो एक आंसर है, ये कंपलसरी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब 4 इनमें से कोई भी एक्सप्लेन करो और DFI का मीनिंग बता दो। सो अब इसका जो मीनिंग और फंक्शन है इन 6 का वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये सारे 6 पॉइंट्स हैं इसके, 6 टाइप्स, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। पूरा इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हम कवर करेंगे और भी सारे सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक की नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।